हेलो बच्चों, क्लास 11th पीसीएम के कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कोर्स बना हुआ है आपके बोर्ड्स, जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी क्लास नोट्स के लिए और असाइनमेंट्स के लिए। तो कहाँ पे बने रहना है भाई? ट्रेंडिंग ट्विटर पे। ठीक है, आपका बहुत ही प्यारा चैनल जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है क्लास 11 12 की। जो बच्चे क्लास 12th में हैं, आपके नोन हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कर देना। आज है हमारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 2। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल भैया सॉरी, ठीक है, लेक्चर बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। इसका रीज़न देखो, स्टार्टिंग में तो एक बार तो टेक्निकल ग्लिच के कारण हमें क्लास पोस्टपोन करनी पड़ी। उसके बाद मेरी कुछ फैमिली इमरजेंसी हो गई थी, उसके कारण हमें लेक्चर नहीं आ पाए। ठीक है, तो मैं आपसे ही माफ़ी मांगता हूँ। आपका फिजिक्स का, ठीक है, सिलेबस बीच में रुक गया था और अब आपके जुलाई आ चुकी है ना। आपके क्लासेस भी लग गई होंगी, तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट मेरे पे विश्वास रखो, आपका पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है जी। चलो, आज का हमारा गोल क्या है? आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। अब ये क्या होता है आपने पढ़ भी लिया होगा, दोबारा से हम इसको पढ़ेंगे। चलो, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, हमने कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज मैं एक वेक्टर बताता हूँ आपको। एक होता है नेगेटिव वेक्टर, एक होता है नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अब ये नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? देखो, एक नेगेटिव वेक्टर, अगर मान लो एक वेक्टर है, ठीक है, ए क्या है? एक वेक्टर है। ऐसे कुछ भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन है। अगर मैं ए का नेगेटिव वेक्टर लिखूं, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए अगर मैं लिखना चाहता हूं, और लेट्स सपोज आई सेड इट बी। नेगेटिव वेक्टर ए को हमने क्या नाम दिया? बी। बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो मीन्स क्या होगा मेरा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम एज ए। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की तरह ही होगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। और डायरेक्शन ओपोजिट टू ए। ओपोजिट मतलब 180 डिग्री टू ए वेक्टर। ठीक है, क्लियर है? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ओपोजिट, उसे हम बोलते हैं बेटा नेगेटिव वेक्टर। जैसे अगर ए वेक्टर मेरा ये है, ठीक है, तो बी वेक्टर मेरा क्या होगा? ऐसे है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, तो मैं बी को क्या कह सकता हूँ? बी इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। बी इज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, या ए वेक्टर का क्या कहो, ये है नेगेटिव। अब यहाँ पे दो बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि सर हमने लास्ट क्लास में फिर एंटी पैरेलल वेक्टर भी तो यही पढ़ा था, है ना। देखो, एंटी पैरेलल और नेगेटिव वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है बेटा? सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, दोनों को ध्यान से पढ़ो। डायरेक्शन अपोजिट होती है इसमें, इसमें भी सर डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसमें मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम। सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पे मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, मस्ट लिख रहा हूँ, मस्ट बी सेम, सेम होना ही चाहिए बिल्कुल। तो समझ आया एंटी पैरेलल और नेगेटिव वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? एंटी पैरेलल में डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए सर, नेगेटिव में भी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, बिल्कुल सही। मैग्नीट्यूड का फर्क है। एंटी पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड बेटा सेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर सेम हो गया सर, तो फिर वो नेगेटिव वेक्टर ही हो जाएगा। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर।
ठीक है जी, क्लियर है। चलो, अब एक छोटी छोटी सी और टर्म आती है जो आपके लिए मतलब इतनी इंपॉर्टेंट तो है नहीं। एक होता है कोप्लेनर वेक्टर, एक होता है कोप्लेनर वेक्टर, मतलब जितने भी वेक्टर अगर दो तीन चार कुछ भी हों, ठीक है, अगर वो कोप्लेनर हैं मींस दे लाई इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन मींस आपने जो कॉपी पकड़ी होगी, पहली बात तो पता नहीं पकड़ी भी है या नहीं पकड़ी है ना, कॉपी होगी अगर आपके पास, उस पे आप पेंसिल्स लिटा दो, दो तीन चार जितनी भी हैं उस पेज के ऊपर ही लिटा दो बेटा, वो क्या है आपका प्लेन है। एक पेपर है ना जो, वो एक प्लेन है। आपने एक पेंसिल भी क्या कर दी, खड़ी कर दी उसके ऊपर पेंसिल पे, तो वो उस पेपर के प्लेन से बाहर हो गई, उस पेपर के प्लेन से क्या हो गई बेटा, बाहर हो गई। पेपर के प्लेन पे, पेपर पे आप पेंसिल रख दो नॉर्मल, जैसे हम कॉपी के ऊपर पेन रखते हैं, ठीक है, वैसे रख दो, तो उसमें जितनी भी आपकी जितनी पेंसिल्स हैं वो आपकी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सेम प्लेन में कहलाएंगे। और एक होता है को इनिशियल वेक्टर, एक होते हैं हमारे को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, हैव सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट, बस इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की कोई भी कंडीशन नहीं है। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है जी, ये हो गया हमारा ए वेक्टर और ये हो गया हमारा बी वेक्टर, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ए और बी क्या कहलाएंगे, हमारे को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, मतलब अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर कांस्टेंट लिख लो आप, ठीक है, ये क्या है, स्केलर कांस्टेंट, स्केलर कांस्टेंट मतलब कोई भी मैथमेटिकल नंबर, ठीक है, स्केलर कांस्टेंट का मतलब क्या है, कोई भी एक मैथमेटिकल नंबर की बात हो रही है, ठीक, जैसे अगर हमने फोर्स एक वेक्टर लिया, दिस इज 20 न्यूटन ईस्ट, 20 न्यूटन क्या है, ईस्ट में है, ये हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अगर अब मैं इसको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, मीन्स 2f1 अगर मैं लिखना चाहूं, 2f1 अगर मैं लिखना चाहता हूं तो क्या होगा बेटा, ये 20 का क्या हो जाएगा, 40 न्यूटन, ईस्ट का भी क्या ट्वाइस ऑफ ईस्ट हो जाएगा, अगर भैया ईस्ट का भी मैं ट्वाइस कर दूं तो वो ईस्ट ही तो रहेगा। मीन्स यहां से मैंने क्या सीखा, अगर मैं किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसके मैग्नीट्यूड पे चेंज आता है, डायरेक्शन सेम रहती है, ठीक है, डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, मीन्स ये 40 का हो गया, ऐसे डायरेक्शन अभी भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। अगर सर आप इसको -2 से भी तो कर सकते थे, हाँ जी बिल्कुल कर सकते थे। अब ये क्या हो गया, -40, ठीक है, -40, अब -40 क्या होगा भाई, -40 हमारा क्या होगा, देखो यार, अब यहाँ पे -40 क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट में आएगा, -40, देखो यार +40 अगर ये है, आप +40 यहाँ पे बना रहे हो, तो आपको भी पता है -40 यहाँ से इधर होगा, इधर होगा ना, -40, तो -40 करने से हमारी डायरेक्शन चेंज होगी। सर मतलब अभी तो आपने कहा था
कि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। एक्चुअल में आपने करा क्या? ठीक है, अगर मैं इसको ए नाम दे देता हूं, ठीक है, ये मैं ए वेक्टर बोलूं और इसको मैं बी वेक्टर बोलूं, तो एक्चुअल में बेटा आपने बी वेक्टर क्या बनाया है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। यहां पे डायरेक्शन क्यों चेंज हुई? आपने नेगेटिव वेक्टर बना दिया इसका, और नेगेटिव वेक्टर में अभी आपने पढ़ा डायरेक्शन तो ऑपोजिट होगी। अब यहां से एक की कॉन्सेप्ट लगा के, और ये पूरी फिजिक्स के लिए मैं आपको एक चीज लिख रहा हूं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी के आगे, वेक्टर क्वांटिटी के आगे नेगेटिव साइन हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन के कारण आपके बहुत क्वेश्चन गलत हो सकते हैं अगर ये लाइन आपने नहीं समझी। तो यहां पे समझो बेटा, जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके मैग्नीट्यूड पे ही इफेक्ट आएगा। यहां पे भी ए और बी में इस केस में इफेक्ट तो मैग्नीट्यूड पे ही आया है, लेकिन वो क्या बन गया? उसका नेगेटिव वेक्टर बन गया है। क्या बन गया है? उसका नेगेटिव वेक्टर बन चुका है। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर बनने के कारण उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? ऑपोजिट होगी। नेगेटिव वेक्टर बनने के कारण उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? ऑपोजिट होगी। ठीक है, क्लियर है? तो नेगेटिव साइन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा किसी वेक्टर के आगे। समझे बात? क्लियर है? क्लियर है? चलो अब मैं देखो, अब आपको बताता हूं। जैसे आपने बचपन में 2 चीजें पढ़ी थी, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। ये आगे काम आएगा। कुछ बच्चों को हो सकता है ना ये चीज़ समझ ना आ रही हो अभी, जैसे डायरेक्शन क्यों चेंज होगी। बेटा वो नेगेटिव वेक्टर बना। अगर मैं लिखता हूँ आप घर से अपना -10 मीटर चले, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ -10 मीटर चले, तो कौन सी चीज़ मैंने ठीक लिखी है? ठीक है, कौन सी चीज़ मैंने ठीक लिखी है? बेटा अब ये सिंपली गलत है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि भैया उसके कोई डायरेक्शन नहीं है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। भैया या तो आप चलो या ना आप ना चलो, है ना। -10 चलने का क्या मतलब है? जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब अगर ये डिस्टेंस हमें ये बताता है ना कि कितना चले, तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है? कितना चले, किस डायरेक्शन में चले। ठीक है, अब कहां पर है? ठीक है, पोजीशन मतलब ये सब चीजें हमें कौन बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। डिस्टेंस का मतलब तो यार आपने कितनी दूरी तय की? -10 की दूरी तय की। -10 की दूरी क्या होता है भैया? या तो आपने दूरी तय की होगी या आपने दूरी तय नहीं की होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के आगे नेगेटिव साइन की कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होता। जबकि डिस्प्लेसमेंट के आगे नेगेटिव साइन क्या बता रहा होगा? डिस्प्लेसमेंट के आगे क्या बता रहा है बेटा? अगर आपका ये घर है, ठीक है, आप इधर पॉजिटिव डायरेक्शन और इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मीन्स आप यहां से यहां पे आए हो, ठीक है, 10 मीटर। जा तो आप इधर भी सकते थे। अगर मैं कहता ना 10 मीटर चला,
ठीक है। अगर आपसे कोई आपका दोस्त आके कहता है मैं अपने घर से 1 किलोमीटर दूर खड़ा हूं, तो भैया 1 किलोमीटर दूर तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, यहां से मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है ना, कि भैया मैं अपने घर से 10 मीटर दूर खड़ा हूं लेफ्ट साइड में, तो ही आपका दोस्त आपके पास पहुंच पाएगा, वो पता लगे 10 मीटर राइट साइड में चला गया। क्लियर है? अब ये तो बहुत छोटा डिस्टेंस है ना, तो ये तो कहोगे आप सर देख ही लेगा 10 मीटर में, तो वो दिख के आ जाएगा। सिग्निफिकेंस समझो, सिग्निफिकेंस, ठीक है, दिल पे नहीं लेनी है, सिग्निफिकेंस को इसको समझना है। ठीक है, क्लियर है? ओ भैया क्लियर है ना? तो ये लाइन पूरी फिजिक्स में, जब तक आप फिजिक्स पढ़ो इसको पकड़ के रखना। ठीक, क्लियर हो गया? चलो जी, अब क्या करते हैं, अब हम सीखते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्लास 12th में आएगा वेक्टर आपका मैथ्स में। ठीक है, तो वहां पे और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। अब ये पैरेलल शिफ्टिंग क्या कहती है? पैरेलल शिफ्टिंग क्या कहती है भैया, कि आप एक वेक्टर को उठा के कहीं पे भी रख सकते हो। यू कैन पुट अ वेक्टर एनीवेयर इन स्पेस। कि भैया तुम उस वेक्टर को उठा के स्पेस में कहीं पे भी लिख लो। ठीक है, पैरेलल टू इटसेल्फ। कंडीशन क्या है? पैरेलल रहना चाहिए बिना किसी चीज को चेंज करे, मतलब वेक्टर में दो ही चीजें होती है यार, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, आपको दोनों को ही नहीं छेड़ना। ठीक है, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपको ना तो मैग्नीट्यूड को छेड़ना, ना ही डायरेक्शन को छेड़ना, बाकी आप जो मर्जी करो, वो आपकी मर्जी है। मतलब, हाँ भाई, मतलब क्या है इसका, कि अगर छोटा सा वेक्टर लेते हैं, हमारे पास ये एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो मैं इसको उठा के ना, अरे कहाँ गया, ये यहाँ था, मैं इसको उठा के यहाँ पे भी रख दूँ ना, तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्या रहना चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल रहने चाहिए। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो तब तक तो मेरे को कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप करोगे कि नहीं भाई, ठीक है, हम तो इसको ऐसे करेंगे, अब इसका आपने डायरेक्शन ही चेंज कर दी यार, ये पैरेलल शिफ्टिंग नहीं है। ठीक है, ये हमारी पैरेलल शिफ्टिंग नहीं है। पैरेलल शिफ्टिंग में क्या हो, ये पैरेलल नाम से ही पता लग रहा है, पैरेलल रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए। मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको, क्या करते हैं, अरे कॉपी नहीं हुआ ये, चलो, ये वेक्टर हमने ऐसे ले लिया, ठीक है, अब इस वेक्टर को आप क्या करो, ऐसे उठा के कहीं पे भी रख लो। ठीक है, कहीं पे भी रख लो, जब तक आप पैरेलल रखते जा रहे हो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब तक ओ, अब दिक्कत होगी, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है भैया, अब दिक्कत होगी, इसका मैग्नीट्यूड वगैरह चेंज हो गया है ना। चलो, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी आप इसको स्पेस में रखो, कहीं पे भी आप इसको स्पेस में रखो, अब दिक्कत हो जाएगी, हो जाएगी सर, क्यों क्यों भैया, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया सर आपने, बिल्कुल। ठीक है,
मैं इसको इन दो को उठा के कहीं पे भी रख सकता हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। ये होती है मेरी पैरेलल शिफ्टिंग। सर कर क्यों रहे हैं? अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, कर क्यों रहे हैं? अपनी नीड के अकॉर्डिंग। क्यों सर, क्या नीड है हमें? हमें क्या, हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें वेक्टर को उठा के घूमना पड़ेगा, वेक्टर को उठा के कहीं कहीं पे लेके जाना पड़ेगा? तो बेटा ताकि आप अगले टॉपिक को समझ सको और वेक्टर को सोल्व करना सीख सको। अगला टॉपिक क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स। दो वेक्टर या दो से दो ज़्यादा के दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है? ठीक है। अब देखो, इसको कई चीज़ें से लिखते हैं, कई तरीके से आपकी डेफिनेशन इसकी बन सकती है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, कि वेक्टर्स की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है आपका? वेक्टर्स के बीच का हमें एंगल लेना होता है। और ध्यान रखना, एंगल जो लोगे वेक्टर्स के बीच में वो हमेशा ही 180 डिग्री या उससे छोटा होगा और जीरो से बड़ा या उसके बराबर होगा। 180 से ज़्यादा का एंगल आपने नहीं लेना, यह हमारा कन्वेंशन है। ठीक है। दूसरी चीज, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर टेल्स। इज द एंगल बिटवीन देयर टेल। टेल्स के बीच का जो एंगल होता है वही वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। ठीक है, वही वेक्टर्स के बीच का क्या होता है? एंगल होता है। या फिर इसको हम कैसे लिखेंगे? एंगल बिटवीन देयर हेड्स। तो किसी भी, ये तीनों की तीनों डेफिनेशन ही ठीक है। ठीक है, डायरेक्शन के बीच का एंगल देख लो, उनके टेल्स के बीच का एंगल देख लो, उनके हेड्स के बीच का एंगल देख लो, वो आपका क्या होगा? वेक्टर का एंगल होगा। जैसे एक वेक्टर हमारा इधर है और एक वेक्टर हमारा इधर है। ठीक है, ए और बी। अब पहली बात, तो अगर मैं एक एंगल मुझे ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है थीटा 1, और एक एंगल मुझे ये भी तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है थीटा 2। अब साफ साफ है कि थीटा 2 को आप रिजेक्ट करोगे। क्यों सर? देखो, पहले डेफिनेशन क्या कह रही थी? ये टेल है इनकी, टेल के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा वेक्टर्स का एंगल होता है। हाँ जी सर, तो टेल के बीच में तो सर थीटा 1 भी है, थीटा 2 भी है। थीटा 2 को क्या कर दोगे? रिजेक्ट कर दोगे। हमारा थीटा 1 क्या है? एंगल है। पहली चीज तो ये समझना, इसका रीजन क्या है कि हमें 180 से ज़्यादा थीटा रिपोर्ट नहीं करना होता। ठीक है, थीटा 2 इज ग्रेटर देन 180 डिग्री यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। अब हम सीख लेते हैं। ठीक है, अब हम सीख लेते हैं भाई। अगर मैं बात करता हूं, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, तो इनके हेड्स के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर में, वो कितना होगा? ये थीटा 1 होगा। कोई भी वैल्यू ले लो, 30 40 60, जो भी आप वैल्यू लेना चाहते हो वैल्यू ले लो। तो मीन्स या तो हेड्स के बीच में आप एंगल देख लो या टेल्स के बीच में एंगल देख लो। ठीक है सर, अब इसके टेल के बीच में कैसे देखता मैं एंगल? है ना, अगर एक बार, ओहो क्या हो रहा है? ठीक है सर, इसके टेल के बीच में मैं एंगल कैसे देखता? तो वही सीखो। उसी के लिए हमने पढ़ा था पैरेलल शिफ्टिंग। उसी के लिए हमने पढ़ा था बेटा पैरेलल शिफ्टिंग। इसको पैरेलली मैं ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ, इसको पैरेलली मैं ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ। हाँ सर, कर तो सकते हो, है ना, अभी हमने पढ़ा भी था। बिल्कुल। तो देखो, इसका पहले तो मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि ध्यान रहे कि हमने ये पैरेलल शिफ्ट करा है। अरे वो क्या मीम चलता है ना, टेक्नोलॉजी वाला, वो चीज़ हो रही है ना। चलो आगे।
ये लो, ये हमारा हो गया ए वेक्टर। अब मेरे को बताओ, जब मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट करा तो मेरा एंगल ये बनेगा, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा वन नहीं होगा, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा वन होगा। क्लास नाइन्थ की ज्योमेट्री, क्लास नाइन्थ का चैप्टर था, क्या था, लाइंस एंड एंगल्स, है ना, लाइंस एंड एंगल्स। उसके हिसाब से भैया ये ए और ए तो क्या है, पैरेलल हैं, तो ये इनके बीच का बी कैसा बन रहा है, एक ट्रांसवर्स की तरह बन रहा है, ट्रांसवर्स बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा वन, तो ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं ना, ये शायद ऑल्टरनेट एंगल हो गया आपके। क्लियर। तो बच्चे जो मर्जी कहो, एंगल डायरेक्शन के बीच में बोलो, अब ये इनके डायरेक्शन ही तो है। ये देखो अब तीसरा पॉइंट, चलो अब दोबारा से इसको कॉपी किया जाए, इस बार हो जाए तो बढ़िया है। अब हम इसको तीसरे तरीके से देखते हैं। दो तीन डेफिनेशन थी भैया, दो तीन डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं। कह रहे थे डायरेक्शन के बीच में एंगल, तो इनकी डायरेक्शन बनाना, ये इसकी डायरेक्शन है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी अलग हो गई, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, ये इधर जा रहा है, तो ये वाला एंगल भी तो यार थीटा वन होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसमें क्या बोलोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और ये चीज तो वही बन गई टेल्स के बीच का एंगल, है ना। इसको उठा के आपने इधर कर दिया, इसको उठा के आपने इधर कर दिया, मींस जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखना है तो आप कैसे देखोगे बेटा, कैसे देखोगे, हाँ, या तो हेड मिला दो, या टेल मिला दो, या डायरेक्शन से देख लो। क्लास नाइन्थ की एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स वाली वही प्रॉपर्टीज सारी की सारी लगनी है। और ज्योमेट्री मेरे हिसाब से आपको आनी चाहिए, क्योंकि एंगल देखना भी आना चाहिए। एंगल देखोगे, आगे फोर्सेस, आगे वेक्टर को रिजोल्व करना ना एंगल के बेस पे ही होगा, ठीक है। आगे वेक्टर को रिजोल्व करना क्या है, एंगल के बेस पे ही होगा मेरे बच्चे। क्लियर, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, एक वेक्टर ये रहा, और एक वेक्टर ये रहा, ये है ए वेक्टर, और ये है बी वेक्टर। ये एंगल हम कह देते हैं 120 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 120 डिग्री है। अगर ये एंगल 120 डिग्री है, ये एंगल कितना है, 120 डिग्री है, तो क्या थीटा, मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है, 120 डिग्री ही है क्या, या कुछ हो रहा है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सर यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है भाई, दिक्कत ये हो रही है कि इसका हेड इसकी टेल से मिल रहा है। हमने वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी, एंगल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि हमारा क्या होना चाहिए, एक का हेड दूसरे के हेड से मिला होना चाहिए, एक की टेल दूसरे की टेल से मिली होनी चाहिए, या फिर डायरेक्शन के बीच में एंगल देख लो, या फिर डायरेक्शन के बीच में एंगल देख लो। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन के बीच में एंगल देख के दिखाऊं, इसकी डायरेक्शन ये थी और इसकी तो डायरेक्शन यही है, तो डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल हमारा ये वाला बनता, एंगल हमारा ये वाला बनता, ठीक है। ये कितना आएगा भैया, लीनियर पे 120 डिग्री है, तो ये क्या होगा, 60 डिग्री। तो आंसर क्या आया मेरा, 60 डिग्री। आंसर क्या आया मेरा, 60 डिग्री। क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सर इसको पैरेलल शिफ्टिंग भी तो कर सकते थे, अच्छा, कर लो, किसने मना किया है? ठीक है, करो। अरे अरे अरे, ये क्या आया, चलो कुछ तो आया। पैरेलल शिफ्टिंग किसकी करनी है आपने, बोलो। पैरेलल शिफ्टिंग करने को आप ए की भी कर सकते हो, पैरेलल शिफ्टिंग करने को आप बी की भी कर सकते हो, करनी किसकी है सर, एक की आप करके दिखा दो, एक की हम कर लेंगे। हाँ ये बात ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे ना बेटा प्रॉब्लम थोड़ी सी सिर्फ ज्योमेट्री की आने वाली है आपको। किसी बच्चे की अगर ज्योमेट्री वीक है तो वो कहेगा कि मेरे को दिक्कत हो रही है, ठीक। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो जी, इसको उठा के ऐसे ही बिल्कुल सीधे सीधे मैंने यहाँ पे रख दिया। बताओ पैरेलल शिफ्टिंग हुई या नहीं हुई? भैया पैरेलल शिफ्टिंग हुई या नहीं हुई? हो गई ना, टेल टेल से मिल गई। अब टेल टेल से मिल गई तो ये एंगल 120, ये एंगल फिर से कितना आ गया? 60 डिग्री। ये एंगल फिर से कितना आ गया? 60 डिग्री। तो मेरे हिसाब से समझ आ गया है 60 डिग्री क्या होगा, हमारा आंसर होगा। 60 डिग्री क्या होगा, आंसर होगा। तो एंगल चेक करने आए आपको, बी को उठा के रखना है, आप बी को उठा के रख लो। बी को उठा के रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी को उठा के रखें, फिर आप ज्योमेट्री में फंसोगे। अगर आप लग रहा है ना ज्योमेट्री में फंसते हुए दिखाई दे रहे हो मेरे को और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, चलो आपको बी में भी उठाते हैं भाई। बी को भी उठाया जाए, बच्चों की डिमांड पे हम बी को उठाएंगे। अब बी को उठा के रखना कहाँ है? टेल पे। ये लो सर, टेल पे रख दिया ऐसे। ओहो, इसको वाइट भी करना था। अरे अरे, अब ठीक है, चलो जी, है ना। अब ये एंगल कितना? सर ये एंगल कितना निकलेगा भाई? अरे दो पैरेलल, ये ट्रांसवर्स, ये को इंटीरियर एंगल, इनका सम 180 डिग्री होता है। ये 60, ये 120, तो ये कितना आएगा? 60। पैरेलल शिफ्टिंग मैंने सिखा दी, अब देखो पैरेलल शिफ्टिंग करके दिखा दिया, डायरेक्शन से करके दिखा दिया, टेल से टेल मिला के दिखा दिया, हेड से हेड मिलाना रह गया तो वो भी कर लेना, ठीक है। ठीक है, वो चीज़ आप कर सकते हो। तो एंगल देखना आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हम वेक्टर को रिजोल्व करेंगे, जब हमारे फोर्सेस वाले क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, तो वेक्टर को रिजोल्व करे बिना काम ही नहीं चलेगा। और वेक्टर रिजोल्व होएगा एंगल के बेसिस पे। और एंगल आपको यहाँ से देखने आने चाहिए, एंगल आपको यहाँ से देखना आना चाहिए, ठीक। क्लियर है जी? चलो एक चीज़ और देख लो, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना? सर पैरेलल वेक्टर हैं, एंगल 0 डिग्री। ओके, ठीक है। एक वेक्टर ये रहा ए और ये रहा वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना? ऑपोजिट वेक्टर्स हैं सर, ठीक है, ऑपोजिट हैं, एंटी पैरेलल हैं, कुछ भी है, एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आप टेल को टेल से जोड़ लो, ठीक है, टेल को टेल से जोड़ लो, हेड को हेड से जोड़ लो, डायरेक्शन के बीच में देख लो एंगल क्या बनेगा। यहाँ पे तो दिख रहा है, ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे जोड़ोगे तो ये एंगल कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा है? 180 का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, इन चीज़ों को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? तो एंगल आपको देखने आने चाहिए, एंगल आपको देखने आने चाहिए। चलो जी, अब हम पढ़ रहे हैं हमारा ट्रायंगल लो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो यार, हमने बात की थी स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क होता है, उनके जोड़ने का ही तो फ़र्क है। अब जोड़ना सीख लेते हैं। स्केलर को तो आपने जोड़ना सीखा हुआ है, बचपन से जितना मैथ पढ़ा ना उसमें जितना भी एडिशन आपने पढ़ा है वो स्केलर एडिशन है। जितना भी आपने एडिशन पढ़ा है वो कैसा एडिशन है बेटा? स्केलर एडिशन है। क्लियर? अब देखो, अब ट्रायंगल लॉ कहता क्या है? देखो, ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर दो वेक्टर हैं और वो एक ऑर्डर में लगे हुए हैं, ऑर्डर मतलब अगर ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये जहां पे एंड हो रहा है वहीं से दूसरा वेक्टर हमारा शुरू हो रहा है, एक का एंड पॉइंट दूसरे का क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। एक का एंड पॉइंट दूसरे का क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। तो भैया अगर तुम इन दोनों को जोड़ते हो, तुम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हो,
ठीक है। अब देखो यार, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर मैं लगाऊं, वेक्टर में तुम वेक्टर ऐड करोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो भी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। रिजल्ट जो आएगा वो भी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। उस वेक्टर को हम मान लेते हैं, उसको हमने बोल दिया सी वेक्टर। अभी इस सी को ही, ये जो आंसर आया ना, इस सी को ही हम क्या कहते हैं, इनका रिजल्टेंट। भैया रिजल्ट क्या मिला है ना, उसी से नाम पड़ गया रिजल्टेंट। ठीक। अब ट्राइंगल लो क्या कहते हैं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर ऑर्डर्ड है, ऑर्डर में है, एक का हेड दूसरे की टेल से जुड़ा हुआ है, एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा हुआ है, तो इनका जो वेक्टर रिजल्टेंट आएगा, सी वेक्टर जो होगा वो कैसा होगा, वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। देखो, तीसरी अगर मैं ट्राइंगल कंप्लीट करता तो इस ऑर्डर के साथ अगर ऑर्डर में चलें तो ऐसे कंप्लीट हो जाती, एक यहाँ पे एंड हो रहा है, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर तीसरा, ठीक है, जहाँ से बी एंड हुआ वहाँ से हमारा सी स्टार्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर्ड में नहीं चलना, रिजल्टेंट जो होगा इसके ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, मतलब रिजल्टेंट ऐसे होगा। क्लियर, रिजल्टेंट ऐसे मिलेगा। ये एक ट्रायंगल कंप्लीट हुआ, ये एक ट्रायंगल कंप्लीट हुआ, एक वेक्टर जहां पे खत्म हुआ, दूसरा वेक्टर वहीं से शुरू हुआ। अगर ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो इन दोनों वेक्टर को जब तुम जोड़ोगे तो इनका रिजल्टेंट बनेगा इनसे ऑपोजिट ऑर्डर में, इनसे ऑपोजिट ऑर्डर में। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखना ही सीखो कि ट्रायंगल लो मेरा कहाँ पे लगता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ट्रायंगल लो मेरा कहाँ पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे इस फिगर के लिए हमने इक्वेशन क्या लिखी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ के हमें क्या मिल रहा है, सी वेक्टर मिल रहा है। ऐसे ही अगर मैं लिखता बेटा, ऐसे ही अगर मैं कुछ ऐसे बना दूं, ठीक, और ये मान लो ये हमारा पी वेक्टर, ये हमारा क्यू वेक्टर, और ये हमारा आर वेक्टर। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखूं मैं, इसकी इक्वेशन क्या लिखूं, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, या पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर, या फिर क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर। ठीक है, कौन सा इसमें सही है, ए बी या सी। ट्रायंगल वो आगे क्या कहता है वो तो हम देख लेंगे, लेकिन लग कैसे रहा है भैया डायग्राम में, हमें कैसे दिखेगा कहाँ पे ट्रायंगल लो लग रहा है, उसको तो पहचानना सीख लें। अब देखो, दोनों जहां पे टेल मिल रही है ना उसको पकड़ ला करो यार। यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे दो वेक्टर्स की टेल मिल रही है। सर क्यों होनी चाहिए, यहाँ पे देख लो यार, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि टेल वाले से आपको रिजल्टेंट पता चल जाता है। ठीक है, टेल वाले से आपको रिजल्टेंट पता चल जाता है। टेल यहाँ पे मिल रही है, अब यहाँ से एक वेक्टर क्यू जा रहा है, एक वेक्टर क्या जा रहा है, पी जा रहा है। अब Q के साथ ऑर्डर में क्या लगा हुआ है, R है, P के साथ ऑर्डर में नहीं है R, P के तो ऑपोजिट ऑर्डर में है। अगर ऑर्डर में होता तो यहां से R ऐसे बनता, P के ऑर्डर में होता तो R तो ऐसे बनता हमारा। ठीक है, क्लियर है। तो कौन कौन से वेक्टर ऑर्डर में है, Q प्लस R, तो रिजल्टेंट P होगा। रिजल्टेंट P होगा तो मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है बेटा, करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है जी ये बात। चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही एक लास्ट फिगर और कर लेते हैं। ठीक है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये सी वेक्टर। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखूं, हाँ जी सर, टेल यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे नज़र है तो यहाँ पे एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, ए के साथ सी ऑर्डर में नहीं है। ठीक है ना, तो बी के साथ सी ऑर्डर में है, तो बी और सी जुड़ के हमें क्या मिलेगा, ए वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और हमें क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट ए वेक्टर हमें मिलेगा।
ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ट्रायंगल लो, देखना आया। अभी सोल्व तो कर ही लेंगे, इसका रिजल्ट तो निकाल ही लेंगे कि ट्रायंगल लो कहता क्या है, लेकिन देखना आया या नहीं आया, है ना। तो मेरे हिसाब से देखना आ गया। क्लियर। अब चलो जोड़ना सीख लेते हैं फिर। इसको मैं दोबारा से कॉपी करना चाहता हूँ यहाँ पे। ये ठीक है। चलो, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अब इस सी वेक्टर की जगह मैं लिखता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर, उसको हम लिखते हैं बेटा आर से। रिजल्टेंट को किससे शो करते हैं? आर वेक्टर से शो करते हैं। रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों को ऐड करना। रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों को ऐड करना। अब ऐड कैसे करेंगे? अब देखो यार, सिंपल सी बात है, जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो भी अभी क्या होगा? एक वेक्टर होगा। हाँ जी सर, वेक्टर होगा। समझ आ गया ना क्यों हो गया? क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ी थी। वेक्टर में वेक्टर ऐड करेंगे तो वेक्टर मिलेगा। तो ए और बी वेक्टर थे, उन दोनों को ऐड कर रहे थे, तो सी जो मिलेगा, आर जो मिलेगा, वो भी एक वेक्टर मिलेगा। और वेक्टर की दो चीजें होती हैं सर, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होती है डायरेक्शन। तो दोनों चीजें यहां पे निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, दोनों चीजें यहां पे निकालनी पड़ेंगी। अब जब मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैं ए का भी मैग्नीट्यूड लेके चलूंगा यार, बी का भी मैग्नीट्यूड लेके चलूंगा और आर का भी मैग्नीट्यूड लेके चलूंगा। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसे आप लिखना चाहो ऐसे लिख लो, या फिर नॉर्मल क्या लिख लो, आर लिख लो। और डायरेक्शन तो आर कैप हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे आपको डायरेक्शन के बारे में भी मैं बताता हूँ। डायरेक्शन के बारे में एक चीज सुनना बेटा, कि आप अभी अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हो ये लेक्चर। आपका स्क्रीन के साथ कोई एंगल है ना, सीधा सीधा आप देख रहे हो। आप अपने गर्दन को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल से आप नीचे अपने चिन पे ना अपना हाथ लगा लो और यहाँ से रोटेट कर जाओ, थोड़ा सा गर्दन घुमा लो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। क्या आप मान लो आप 90 डिग्री घुमा लो यार, सीधा सीधा बात कहता हूँ मैं, 90 डिग्री घुमाओ। क्या अब आपके सामने स्क्रीन है? नहीं है। 90 डिग्री घुमाने के बाद कहाँ से स्क्रीन हो जाएगी यार? तो मतलब डायरेक्शन चेंज होगी आपकी। डायरेक्शन मैंने किस में मापी? एंगल में मापी। डायरेक्शन मैंने किस में मापी? एंगल में मापी। तो एंगल से भी हमें डायरेक्शन का पता चलता है, एक्चुअली एंगल से ही डायरेक्शन का पता चलता है। ठीक है, अगर मैं एक जगह पे देख रहा हूँ तो मेरा एंगल फिक्स है, मैं एंगल चेंज करूंगा तो मेरी आंखें कहीं और देखेंगी, फिर चेंज करूंगा फिर आंखें कहीं और देखेंगी। तो जैसे ही आपने 90 डिग्री घुमाया अपनी गर्दन को, है ना, आपकी आंखें कहीं और देखना स्टार्ट कर दी। अब आपकी नजरें स्क्रीन पे नहीं थी, तो आपने एंगल चेंज किया, डायरेक्शन चेंज होगी। तो एंगल से हमें डायरेक्शन का पता चल जाता है। एंगल से हमें किसका पता चल जाता है? डायरेक्शन का पता चल जाता है। तो अब समझ आ गया, हमें दो चीजें देखनी है भैया, एक तो मैग्नीट्यूड देखना है और एक डायरेक्शन देखनी है। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं आर ले लेता हूँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं ए ले लेता हूँ, और इसका मैग्नीट्यूड मैं कितना ले लेता हूँ? बी ले लेता हूँ। क्लियर। तो इसको ना हटाते हैं यहाँ से, ये हमने ए, अभी हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो इसको लिखेंगे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और ये हो गया हमारा बी। अब अगर मैं पूछूं आपसे, एंगल क्या है ए और बी वेक्टर में? एंगल क्या है ए और बी वेक्टर में? एंगल बेटा ए और बी वेक्टर में ये होगा, कैसे दिखाएं इसको? आ, हम्म अरे, इसको पैरेलल शिफ्ट करें तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? पैरेलल शिफ्ट कर दिया। अब पैरेलल शिफ्ट करने के बाद तो एंगल दिख गया ना? हाँ जी सर, दिख गया। एंगल क्या है हमारा? ये है थीटा। एंगल हमने क्या मान लिया? थीटा। ठीक है जी।
अब थीटा अगर ये आपका एंगल हुआ, अब यहाँ पे आपकी क्लास नाइन्थ की, टेंथ की लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, ये हमारा हो गया ए मैग्नीट्यूड, इसका इसका मैग्नीट्यूड बी। अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, मान लेते हैं कोई पॉइंट सी, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये एंगल कितना बना, 90 डिग्री का बना। ये एंगल कितना बना, 90 डिग्री का बना। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो साइड है इतनी ए सी, यहाँ पे इस ए वेक्टर को भी हटाते हैं। ये जो साइड है, इतनी सी साइड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैं इसकी नेमिंग अलग अलग कर देता हूँ। ये पॉइंट पी क्यू आर, और ये सी, सी तो हटाओ, इसको एस कर लेते हैं। पी क्यू आर एस। यहाँ पे भैया ये आर एस जो होगा वो कैसे निकाल सकता हूँ? ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री से कैसे निकलेगी? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? अच्छा, आर एस नहीं, हमें क्यू एस चाहिए थी। क्यू एस निकालते हैं, क्यू एस। तो क्यू एस के लिए तो यहाँ पे कोस थीटा लगाना पड़ेगा, बेस है। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता है बी है, ठीक। तो कोस थीटा मेरा क्या लिखा जाएगा, बी अपॉन क्यू एस, ठीक है, बी अपॉन क्यू एस। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? कुछ गड़बड़? अच्छा, बेस, बेस हमारा क्यू एस है भाई, बेस हमारा क्यू एस है, बेस हमारा क्यू एस है, और ये बी है। तो क्यू एस की वैल्यू क्या आई, बी कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली यहाँ पे हम लगाते नहीं हैं, आपको अभी रेजोल्यूशन नहीं सीखा, रिजोल्व करना सीख जाओगे तो आ जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारी हो गई बी कोस थीटा। चलो जी, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे को एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, पी आर एस, पूरा बड़े वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल पी आर एस। देखो, इसका ना रिजल्ट याद रखना है, डेरिवेशन आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट में आ गई तो आ गई, अदरवाइज कहीं नहीं आएगी। पी आर एस में अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, तो पी आर का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर। अब आर एस मेरी निकलेगी बेटा ऐसे ही बी साइन थीटा। ये कैसे निकलेगी भैया? जैसे क्यू एस निकाल लिया वैसे ही आर एस निकल जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा रिजोल्व करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी क्या निकलेगी, बी साइन थीटा। मेथड मैंने एक में सिखा दिया। चलो, पी एस की वैल्यू, पी एस की वैल्यू ए प्लस बी कोस थीटा। पी एस की वैल्यू क्या होगी हमारी, ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर। आर एस की वैल्यू बी साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। ये हमारा आएगा पी आर, क्योंकि हमें पी आर ही चाहिए, वही तो क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। पी आर ही हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। चलो करो, इसको सोल्व करो, अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब भैया मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप दबा दब इसको जल्दी से सोल्व करके अपना रिजल्ट लिखो और मैच कर लो। तो ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और ये मिलके क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, बी स्क्वेयर बन जाएगा। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, और ये यहाँ पे क्या है, पी आर का स्क्वायर है, पीछे नहीं लगाया, ये लो पी आर का स्क्वायर। गलतियाँ को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है, टीचर से हो जाती हैं भाई। तो ये हमारा आया पी आर का स्क्वायर, लेकिन हमारा मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू पी आर। तो पी आर मेरा क्या निकलेगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर
प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, जिसको मैं क्या लिखूं, यहाँ पे आर लिख दूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड को हमने क्या माना था, आर माना था। मैग्नीट्यूड मेरा क्या निकला, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। 2ab कोस थीटा, ये मेरा क्या आया, मैग्नीट्यूड आया। ये हमारे मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई। तो कभी भी आपको दो वेक्टर ऐड करने हैं, ट्रायंगल लो लग रहा है उनमें, तो मैग्नीट्यूड आपका इस हिसाब से निकलता है। समझ आ गया बच्चे? तो दिस इज द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। कैसे लिखें इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ए क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अभी मैं लिखूंगा सारा कुछ, लेकिन अब हम डायरेक्शन निकाल ले पहले। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, अब उसके लिए फिर से हमें डायग्राम चाहिएगा। ठीक है, उसके लिए हमें फिर से क्या देखना पड़ेगा, डायग्राम हमें देखना पड़ेगा। अब डायग्राम देख के क्या बताएंगे, है भाई डायग्राम क्या, कौन से वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम। अब डायग्राम से हम क्या बता सकते हैं, अरे 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 अरे, डायरेक्शन आप मेरे को बताओ यार, इसमें डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, देखो रिजल्टेंट की ही तो डायरेक्शन देखनी है। रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम लेते हैं बेस से, हॉरिजॉन्टल से अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है हमारी डायरेक्शन। रिजल्टेंट ने ए के साथ जो एंगल बनाया, अल्फा गिव्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, अल्फा गिव्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं, हम ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। ए वेक्टर से अल्फा, ए वेक्टर से आर रिजल्टेंट कितने एंगल पे है। ठीक है, ए वेक्टर से रिजल्टेंट कितने एंगल पे है। तो वही यार ट्रायंगल, अब निकालना तो बहुत आसान है। ट्रायंगल हमने क्या लिया था, पी आर एस, है ना। अगर इसमें मैं टेन अल्फा लगा दें, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, और यहाँ से आप अल्फा निकाल लोगे। अब यहाँ पे तो कुछ ना कुछ निकाल सकते हो, या तो देखो हम इसको लिखने को ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। लेकिन अभी मैं आपको ये चीज़ नहीं लिखवा रहा, क्योंकि आपने इनवर्स वगैरह, आप क्लास 11th के बच्चे हो, 10th पढ़ के आए हो नए नए, आपको अभी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, है ना। ये इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, और अभी इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए थी। डायरेक्शन हमारी अल्फ़ा से मिल गई। ये क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, कैसे कैसे मिलेगी सर, हमें तो अल्फ़ा चाहिए था ना। हाँ यार, अल्फ़ा टेन अल्फ़ा अगर यहाँ पे मान लो सोल्व करके बी साइन थीटा और अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा को सोल्व करके √3 आ गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता लग गई ना, ये 60 डिग्री है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर। तो समरी अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, एक बार नोट सेव कर लें आपके, नोट सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो अगर मैं समरी लिखूँ, तो आर वेक्टर मेरा क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसको ऐसे लिखो या सिंपली आर लिखो, वो हम कैसे निकालेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab
कोस थीटा। और डायरेक्शन कैसे निकलेगी, आर कैप डायरेक्शन कैसे निकलेगी हमें अल्फा बताएगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या निकलेगी अल्फा से, तो हम टेन अल्फा लिखते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ए प्लस बी कोस थीटा, ये सिंपल सी हमारा यहाँ पे फंडा है। इतना आपको ट्रायंगल लॉ के बारे में याद रखना है। ठीक है, इतना आपको ट्रायंगल लॉ के बारे में याद रखना है। अब मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ। आर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अल्फा, ठीक है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद वेक्टर ए वेक्टर से जो एंगल बना रहा है, गिव्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, गिव्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन दे देता है हमें ये रिजल्टेंट की। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस सिंपल सी है। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल लेके अगर मैं बात करूं, मान लो दो वेक्टर हैं। ठीक है, दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड कुछ भी मान लो, मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं ये फोर्स वेक्टर है। ठीक है, मान लेते हैं 3 न्यूटन का, और बी वेक्टर है 4 न्यूटन का, और इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है। इनके बीच में एंगल कितना है, रिजल्ट 60 डिग्री है। अब हम पूछ रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट हमें पता है कैसे बनेगा, रिजल्टेंट तो ऐसे बनेगा, ये आर वेक्टर होगा, इसको हम क्या लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आर निकलता कैसे है, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ए का स्क्वेयर मतलब 3 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर प्लस 2 × 3 × 4 × cos 60। सोल्व करो इसको, 9 + 16 + 24 × 1/2, यही आएगा। तो ये कितना आ गया 25 + 12 मतलब √37, √37 है ना। तो 6 पॉइंट समथिंग 6.1 के आसपास इसकी वैल्यू निकल जाएगी। आपको आंसर यहीं पे छोड़ देना है, आपको आंसर यहीं पे छोड़ देना है। आप चाहो तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, चलो डायरेक्शन भी निकालते हैं। एंड ऑल्सो डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन किससे मिलेगी, टेन अल्फा से। टेन अल्फा क्या होगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। बी कितना था 4 साइन 60 अपॉन 3 + 4 कोस 60। बी 4 ही था ना, हाँ बी 4 था। ठीक है जी, चलो सोल्व कर लो इसको। ये कितना हो जाएगा 2√3
अपॉन 5, 2√3/5। तो यहाँ से tan अल्फ़ा की वैल्यू ये आएगी हमारी 2√3/5। तो अल्फ़ा हमें डायरेक्शन देता। अब सर ये 2√3/5 तो हमें पता ही नहीं वैल्यू किस पे होती है, तो आप इसको सिंपली क्या लिखाओगे, tan इनवर्स 2√3/5। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे फर्दर कैलकुलेट नहीं करना कि tan 2√3/5 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, वो चीज़ आपको अभी नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो मेरे हिसाब से ट्रायंगल लो आपको अच्छे से आ गया है ना। 1 घंटे की क्लास हो गई है, बड़ा मज़ा आया क्लास में, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास थी। अब रेगुलर आपकी क्लासेस आती रहेंगी भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोर्स आपका टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच भैया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, थैंक यू।